मेरी नाम प्रिया है और मैं 19 साल की हूँ। मैं अभी एक जॉब करती हूँ जो कि मेरे मामा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस से आती तो मामा के घर रुक जाती। मेरे मामा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो पूरे जवान और हॉट दिखते थे। वो शादी के लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब जाती मामा के घर तो मामा मुझे घूर घूर के देखत थे। मुझे तो डर सा लगने लगा कि मामा की शादी नहीं हुई है और मामा मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे। अब तो मैं जब घर आई तो सोचने लगी कि क्या करूं, फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जब अगले दिन ऑफिस से मामा के घर गई तो मामा दरवाजा पर ही खड़े थे और मैं पीली कलर की शूट पहनी थी जो कि थोड़ी टाइट थी। तो मामा मुझे गहरी नजरों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि प्रिया तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि मामा ऑफिस का काम करती हूँ। फिर बोले कि ये ड्रेस किसने दी है? तो मैं बोली कि भैया ने दिलवाया है। वो बहुत अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे बदन पर ऐसे ही सटा हुआ ड्रेस पहना करो, अच्छा दिखती हो। फिर मैं बिना कुछ बोली अंदर चली गई। उस के बाद मैं नानी के पास गई तो नानी से मैं बोली कि नानी मामा की शादी क्यों नहीं करा रही हो? तो नानी बोली तुझे क्या पड़ी है, उसकी शादी होगी। तब तक मामा आ गए और मैं चुप हो गई। फिर मामा ने बोले कि माँ एक चाय बना दो। फिर नानी चाय बनाने चली गई, मैं भी उनके पीछे किचन में गई। फिर चाय बनाने के बाद नानी बोली कि प्रिया ये को चाय दे दो रमेश को। फिर मुझे झट से लगा कि कही गई तो कुछ ऊंच नीच न कर दे। फिर मैं चाय लेकर मामा के कमरे में गई तो मामा अपना शर्ट खोलकर बैठे थे। तो मैं बोली मामा चाय? तो मामा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि टेबल पर रख दो। तो मैं टेबल पर रख दी। मामा मेरी दूसरी नानी के तीसरे बेटे थे। नाना जी ने 2 शादियां की थीं। बड़ी नानी अब इस दुनिया में नहीं थीं। मामा जब वे वन विभाग में अधिकारी हुए तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही हुई थी। हाँ, तो मामा के लिए रिश्तों की बहार सी आ गई थी उन दिनों। लेकिन बड़े नखरे थे मामा के विवाह के लिए। चूंकि छोटी नानी की पहलौठी की 2 संतानें पैदा होकर चल बसी थीं और मामा बड़ी मान मनौतियों के बाद पैदा हुए थे, साथ ही फूल पान की तरह पाले भी गए थे। इसलिए घर वालों ने उनके नखरे भी सिर आंखों पर लिए। कितनी ही लड़कियां देखी गईं उनके ब्याह के लिए, देख देख कर छोड़ी गईं। किसी का रंग दबा तो किसी की हाइट कम, कोई मोटी है तो किसी की आंखें छोटी हैं। दर्जनों रिश्ते छोड़े गए, लेकिन मामा का ब्याह कहीं तय नहीं हो पाया। माँ और नानी को कई बार कहते सुना कि रमेश को तो कोई हूर की परी ही चाहिए। हाँ, मेरे मामा थे ही ऐसे कि उनके साथ कोई ऐसी वैसी लड़की जंचती ही नहीं। गोरे, उजले, स्वस्थ, सुदर्शन, आकर्षक, हंसमुख, कितने विशेषण दूं मैं उनके लिए। मामी के लिए मेरा चाव भी काफी था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मामा और उनके घनिष्ठ मित्र यश जब स्विमिंग पूल में तैरने गए तो पता नहीं कैसे यश गहराई में डूबता चला गया। मामा तो तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन यश की दम घुटने से मृत्यु हो गई। यश अपने परिवार का अकेला लड़का था। रमेश मामा जब उनके वृद्ध माता पिता को दिलासा देने पहुंचे तो नाना भी साथ थे। कहीं न कहीं अच्युत मामा स्वयं को उनका अपराधी मान रहे थे। इसीलिए जब बिलखते हुए उनकी मां ने नाना से कहा, भाई साहब मेरी बेटी विवाह योग्य है। अगर रमेश से उसकी शादी हो जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा यश वापस लौट आया है। और इस तरह रमेश मामा का ब्याह उस अनदेखी अनजानी लड़की से चटपट ही हो गया था। भावनाओं का ज्वार इतना अधिक था कि एक बार मिलने या तस्वीर देख लेने की औपचारिकता भी नहीं बरती गई। हफ्ते भर के अंदर ही उषा मामी ब्याह कर रमेश मामा के घर चली आई। उस दिन नाना ने अपने घर को रोशनियों से सजाया था। माँ ने उषा मामी की मुहर दिखाई सोने की गिन्नी से की था, लेकिन उन्हें उषा मामी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रसोई में जाकर नानी से बोली थी, कैसी जगह ब्याह दिया रमेश को पिताजी ने, बला डाल दी गले में। लेकिन जब उषा मामी ने ढोलक की थाप पर बोले रे पपीहरा गाया तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए।
मानना पड़ा कि कोयल काली ही होती है। फिर अगली सुबह ऊपर वाले जीने से रमेश मामा धड़ धड़ करते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाजा भड़ाक से बंद करते हुए बाहर चले गए। मुझे आज भी उनका वो तमतमाया चेहरा याद है और नानी का काम पता स्वर। रमेश को पसंद ना आई दुल्हन तभी छम छम करती उषा मामी ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे से पूरा घूंघट हटा रखा था। गहरा सांवला रंग, कुछ कुछ फैली सी नाक और छोटा कद। आंखें जरूर शरबती थीं, लेकिन उन आंखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी रमेश मामा को। उन्होंने तो पहली दृष्टि में ही नापास कर दिया था उषा मामी को। सच मुझे भी बहुत निराशा हुई थी उन्हें देखकर। जयमाल के समय तो ब्यूटी पार्लर वाली ने उनका काया पलट ही कर दिया था, किंतु कलई उतरते ही असली रंगत सामने आ गई थी। भरपूर दान दहेज और धन दौलत देने के बाद भी घर में कोई भी उषा मामी को मन से स्वीकार नहीं कर पाया। ईश्वर ने उषा मामी को रूप रंग देने में कृपणता अवश्य बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। बोली में इतनी मिठास की परायों को भी अपना बना लें। समय के साथ घर भर में सबकी दुलारी बन चुकी उषा मामी अच्युत मामा का प्यार नहीं पा सकी। पुरुष तो स्त्री के सौंदर्य से ही बंधा होता है शायद। मैं भी विवाह की उम्र के आसपास ही थी और जानती थी, समझती थी कि विवाह के सुर्ख जोड़े में आरंभ की गई यात्राएं कितना सब्र मांगती हैं। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही नानी के घर चली जाती थी। उस दिन अचानक ही ऊपर उषा मामी के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गई थी। वे दरवाजे की तरफ पीठ किए आराम कुर्सी पर अधलेटी थीं। मैंने देखा मामा की कमीज उनकी गोद में थी और वे उसके बटन बाहें चूम रही थीं, सूंघ रही थीं। शायद वे मामा की महक में डूबी हुई थीं। मेरी आहट सुनकर पलटीं और शर्मा गईं। उस समय सच मुझे वे बहुत प्यारी लगी थीं। ये क्या मामी, दिन में भी मामा को याद करती रहती हो? मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें छलक उठीं। उनके आंसुओं की उस तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने न जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर के आसमान में न जाने क्या ढूंढ रही थीं। शायद अपने टूटे हुए सपनों की किरचें। उनके मन में अत्यधिक दुख था जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके ब्याह को 4 बरस होने को आए थे और उनकी गो अभी तक सूनी थी। सर्दी की उस पूरी दोपहर में उषा मामी के साथ रही। बहुत से दुखनीय शब्द समझे जाते हैं। विवाह की पहली रात से ही अच्युत मामा ने उषा मामी से दूरी बरत ली थी। पहली ही रात वे उषा मामी का घूंघट उठाने के बाद अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। धीरे धीरे वे बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे। लेकिन मामा की उपेक्षा के बाद भी उषा मामी टूटी नहीं। अपने लिए एक जमीन, एक आकाश ढूंढ लिया था उन्होंने जो उनका अपना था। डिग्री थी उनके पास। राजकीय कन्या विद्यालय में संगीत शिक्षिका हो गई थी। समय के साथ नानी पोते पोती के लिए अकुला उठी थी। एक ही लड़का, वह भी निर्बंसिया। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन भगवान है ही कहाँ जो हम उससे सवाल करें। उसे तो हम बेकार में यश अपयश देते रहते हैं। फिर मामा की वंश बेल बढ़ती भी तो कैसे? जब पुरुष स्त्री का संग साथ होगा तभी न वंश बेल बढ़ेगी। जब मन ही पूरा नहीं बन पाता तो पौध कहाँ से बनेगी? ये कौन समझाए घर वालों को? नानी के तानों से मामी का कलेजा छलनी होता जा रहा था। धीरे धीरे वो ढीठ होती जा रही थी। 4 बरसों में 8 बार भी मायके नहीं गई। मैं सोचती कि क्या रमेश मामा और उषा मामी के बीच कोई भी ऐसा तंतु नहीं होगा जो उन्हें परस्पर जोड़ देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बच सका था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उषा मामी सच में मायके चली गईं, हमेशा के लिए। फिर कभी वापस नहीं आई।
सुना था नानी ने चिड़चिड़ाहट में उन्हें बंजर बांझ कहकर दुत्कार दिया था। शायद एक आध हाथ भी उठा दिया था उन पर। दुखी मन लिए बिना कुछ कहे सुने उषा मामी चली गईं। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। माँ से सुनती रहती कि रमेश मामा के लक्षण ठीक नहीं हैं। मामी के चले जाने के बाद वे भटकते रहे इस औरत से उस औरत तक। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। समय, मौसम और उम्र कहाँ रुकते हैं किसी के लिए। फिसल जाते हैं बंद मुट्ठी में से रेत की तरह। रमेश मामा अपनी उम्र को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मन और उम्र की एक संगता साथ बनी रहनी चाहिए। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एक संगता छूट जाए, उम्र आगे निकल जाए और मन वहीं ठहरा रह जाए तो एक अजीब सी त्रासदी झेलनी पड़ जाती है। रमेश मामा दूसरा ब्याह करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते। मामी ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उम्र के निशान अच्युत मामा के चेहरे और शरीर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बढ़ता मोटापा। वे कैसे न कैसे अपने यौवन को मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वे ययाति तो थे नहीं कि कोई पुरु अपना यौवन उनको दान में दे देता। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटे मामा अकेले नहीं थे। एक 17 से 18 वर्ष की कमसिन लड़की उनके साथ थी। नाना, नानी, माँ और मैं, सबके साथ पूरा परिवार स्तब्ध, हतप्रभ, आश्चर्यचकित था। ये अरुंधति है, आज से ये यहीं रहेगी, मेरी पत्नी और आपके घर की बहू बनकर। नानी कुछ नहीं बोल पाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। कोई कहता अरुंधति विधवा थी, कोई कहता विधवा नहीं परित्यक्ता थी। जो भी हो, अरुंधति बहुत बहुत सुंदर थी। वास्तव में सुदूर गांव में गए अपने दौरे में गरीबी से हारे एक परिवार की कन्या अरुंधति को देखकर अच्युत मामा लट्टू हो गए थे और 5,000 रुपए में उसे खरीद लाए थे। अरुंधति के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना और तन भर कपड़ा। फिलहाल अरुंधति को घर में ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। नानी और मामा ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी। गुड्डी, इसे कुछ तौर तरीके सिखा। अरुंधति काफी फूहड़ और मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही उसका काफी कुछ काया पलट कर दिया था हम लोगों ने। इतने दिन नानी ने उसे अपने पास ही रखा। समय की बलिहारी की पता नहीं कैसे उषा मामी ने भी तलाक के कागजों पर दस्तखत करके भिजवा दिए थे। अच्युत मामा के ब्याह का मुहूर्त दोबारा निकला। इस पर रमेश मामा का दोबारा ब्याह का हौसला भी गजब का था। सिर के बचे खुचे बालों को कस कर रंगा था उन्होंने। महंगी शेरवानी, जूतियां, कलगीदार मोर, सब कुछ एवन। अरुंधति भी हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, भर भर हाथ चूड़ियां और बारीक काम का लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो उसके माथे की लाल बिंदियां जैसे लपटे मार रही थी। इस बार ब्याह में कोई धूमधाम नहीं थी। घर के आंगन में ही फेरे पड़ गए। फेरों के बाद मामा ने नई मामी के साथ नाना नानी के पैर छुए। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का बड़ा सा आदमकद आईना खिलखिला उठा। उसमें रमेश मामा और अरुंधति का प्रतिबिंब साफ साफ झलक गया। कच्ची कली सी अरुंधति जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ तेजी से बुढ़ाते रमेश मामा जो उम्र में अरुंधति से लगभग दुगने थे। अनियमित दिनचर्या और ऊटपटांग आदतों के कारण वे अरुंधति के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। अगले बार फेशियल और हेयर कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियां स्पष्ट झलक रही थीं। आंगन में बैठी मैं साफ साफ देख रही थी कि अच्युत मामा के चेहरे की रंगत बदलती चली गई। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उड़ती सी एक नजर सभी पर डाली, एक खाली खाली सी नजर, और हाथ में पकड़ा नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर दे मारा।